Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa. Today our topic is three determinants for class 10th, subject social science, branch political science, chapter number 3. तो बच्चों इस वीडियो सेशन में हम थ्री डिटरमिनेंट्स पर बात करेंगे जिनमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से सियासत अगर सोशल डिविजन्स का सहारा लेती है तो इनसे मुल्क के हालात कैसे रहते हैं, किस तरह से सियासत अगर असर अंदाज होती है या सोशल डिविजन्स असर अंदाज होते हैं सियासत पर, तो सियासत जब किसी कम्युनिटी या किसी डिवीजन की सियासत करती है तो इसके कितने नुकसानात होते हैं। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स में कि कौन सा फैक्टर किस फैक्टर से डिवीजन होता है कि किस फैक्टर से हम देखेंगे कि डिवीजन अगर सियासत वहाँ पर फूट पर कदम रखेगी, अपने दानिशमंदी का मुजाहरा करेगी तो वो मुल्क की हालात को संभाल सकती है। तो यहाँ पर बच्चों इस वीडियो सेशन में जानेंगे इन्हीं के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है थ्री फैक्टर्स डिटरमाइनेट्स विच डिटरमाइन दैट द डिफरेंस वुड लीड टू डिवीजन और नॉट। तो इन जो तीन फैक्टर्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका अगर हम देखेंगे कि क्या राहें हो सकती है, क्या रास्ते हो सकते हैं जिनसे हम देखेंगे कि मुल्क तकसीम होगा या मुल्क में अमन कायम होगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर भी और जो सोशल डिवीजन से इन पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से वो एक दूसरे को देखते हैं। और अगर हम देखेंगे अगर वो पॉजिटिव मैनर में एक दूसरे को देखेंगे तो इससे क्या होगा कि मुल्क में अमन कायम होगा। तो ये था इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको नाम बताने जा रहा हूँ कि कौन से वो रास्ते हैं जिनसे हम मुल्क में या तो डिवीजन कर सकते हैं या मुल्क को हम यूनाइट रख सकते हैं। एक तो है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज, दैट्स वन डिटरमिनेंट्स। सेकंड मैंने लिखा है इट डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल लीडर्स, ये पॉलिटिकल लीडर्स पर भी डिपेंड करता है। थर्ड है हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ये तीन डिटरमिनेंट्स मैंने लिखे, पहला, दूसरा एंड तीसरा। तो इन पर हम बच्चों बात करेंगे और देखेंगे कि इन डिटरमिनेंट्स का कितना रोल रहता है किसी मुल्क पर। तो पहला में हम देखेंगे कि सिंगुलर, अगर यहाँ पर पहले डिटरमिनेंट्स में हम बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि लोग कैसे देख रहे हैं। अगर लोग ये देख रहे हैं कि इनकी जो आइडेंटिटी है वो सिंगुलर है तब ये कहेंगे कि ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है या किसी स्टेट के लिए ठीक नहीं है। अगर लोगों का नजरिया ये होगा कि वो एक है, एक मतलब यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, हम हिंदुस्तान के सिटीजन से, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा कि मैं मुस्लिम हूँ, दूसरा देखेगा कि मैं हिंदू हूँ, तो अगर हम इसी नजरिए को देखेंगे यहाँ पर, हाँ मेरी जो आइडेंटिटी रही है वो सिंगुलर रही है, दूसरी जो कहेगा हिंदू या सिख या ईसाई, हर एक अपने अपने नज़र से देखेंगे। यहाँ पर हमें मल्टीपल आइडेंटिटी रखनी है, मैं मुस्लिम भी हूँ और दूसरा मैं हिंदुस्तानी भी हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के जरिए से आपको, ये पहली एग्जाम्पल थी कि मेरी आइडेंटिटी दो रही, मुस्लिम भी इंडियन भी, हिंदू दूसरा होगा हिंदू, इसकी आइडेंटिटी है और वो इंडियन भी है। यहाँ पर जो मल्टीपल आइडेंटिटीज रखते हैं इससे क्या होता है कि मुल्क में यूनिटी पैदा होती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है, अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करेंगे और बेल्जियम की बात करेंगे। नॉर्दर्न आयरलैंड में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट थे और जो कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट उनकी जो आइडेंटिटी थी वो कहते थे कि हम प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक वाले कहते थे कि हम कैथोलिक्स हैं। तो नतीजा इनकी आइडेंटिटी सिंगुलर रही, नतीजा ये था कि डिवीजन था, डिवीजन से कन्फ्लिक्ट था, इनमें फाइटिंग होती थी, वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे, दंगे करते थे, इनकी आइडेंटिटी एक थी, अलग अलग आइडेंटिटी थी, नतीजा इनमें झगड़ा था। तो इसके बरक्स अगर हम बेल्जियम की बात करेंगे, जो बेल्जियंस थे उनमें वहाँ पर हमने देखा कि लोगों की आइडेंटिटी ये थी, इनकी सोच ये थी कि हम पहले बेल्जियन हैं,
नो डाउट हम डच ज़बान बोलते हैं या जर्मन ज़बान बोलते हैं, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन उनका सोच ये था कि वी आर बेल्जियंस, हम बेल्जियंस हैं। तो नतीजा उनकी आइडेंटिटी मल्टीपल रही वहाँ पर, दो आइडेंटिटी, उनकी कल्चर्स अलग थे, लेकिन उनका नजरिया था हम बेल्जियम से हैं। तो वो अपने मुल्क के लिए उनका उनका उनकी उनका नजरिया उनका नजरिया या मोहब्बत बहुत ज़्यादा अपने मुल्क के लिए थी। तो इससे जो आइडेंटिटीज सिंगुलर आइडेंटिटीज होती है वो नीचे आती है, जो मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है वो मिलकर सामने आती है, उससे यूनिटी कायम होती है। तो बच्चों, पहली आइडेंटिटी आपको समझ में आई, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। अगर हम यहाँ पर सिंगुलर आइडेंटिटीज रखेंगे तो डिवीजन है, अगर हम मल्टीपल आइडेंटिटीज रखेंगे तो यहाँ पर यूनिटी है। जैसे कि ये एग्जाम्पल आपको इनकी एग्जाम में भी आपको इसके बारे में आपको एग्जाम्पल्स देनी है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा ये कि सिंगुलर आइडेंटिटीज लीड्स टू डिवीजन। जैसे कि मैंने बताया आपको, सिंगुलर आइडेंटिटी से बच्चों डिवीजन ही होता है। तो इसके बाद सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल लीडर्स। सेकंड डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं हम, इसमें देखते हैं हम कि पॉलिटिकल लीडर्स का एक रोल रहता है मुल्क में। अगर मुल्क तरक्की करता है तो इसमें पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर जो है उनको इनको एक कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि सभी के बारे में सोचना है। नो डाउट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक कम्युनिटी के बारे में उनकी राय या उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो वो कानून के दायरे के मुताबिक होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। कि नो डाउट कि एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम करेगी, दूसरे लोगों को वो नज़रअंदाज करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कम्युनिटियों के बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, रेज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कम्युनिटी के बारे में आवाज़ बुलंद करता है तो डिमांड जो इनकी होनी चाहिए वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, आइन जो कहता है उसके हिसाब से होना चाहिए। आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क लीड्स टू प्रॉब्लम। अगर वो उनकी जो सोच का आइन से बाहर होगा तो इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि प्रॉब्लम से खड़ा होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। यहाँ पर श्रीलंका की जो वहाँ पर सिन्हाई है, जो श्रीलंका है उन्होंने तमिल्स को दबाया। नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर कितने कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कितने दंगे वहाँ पर हुए, कितना खून खराबा हुआ, क्योंकि वहाँ पर एक कम्युनिटी की का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा था, दूसरी कम्युनिटी को वो नज़रअंदाज कर रहे थे। श्रीलंका में हमने देखा तो नतीजा वहाँ पर नेशनल यूनिटी को उन्होंने जहन में रखकर दूसरी कम्युनिटी को दबाया, तो नतीजा वहाँ पर दंगे हुए, कन्फ्लिक्ट्स हुए। दूसरी एग्जाम्पल हमने इस चैप्टर में देखा कि यूगोस्लाविया, वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने अपनी कम्युनिटीज का ख्याल रखा, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर देख रही थी। नतीजा ये हुआ कि जो यूगोस्लाविया था वो ब्रेक डाउन हुआ 6 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी अगर उनकी सोच ये रही होती कि अपनी कम्युनिटी की आवाज़ वो बुलंद करती मगर कानून के दायरे के अंदर, यहाँ वो कानून के दायरे से बाहर आए थे। नतीजा ये हुआ कि हर एक पार्टी अपनी कम्युनिटी का ख्याल रख रहा था, दूसरों को नज़रअंदाज कर रहा, तो कन्फ्लिक्ट्स वहाँ पर बढ़े। तो नतीजा ये हुआ कि इंटीग्रेट हुआ था यूगोस्लाविया। ये दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर रखी थी आपके सामने। इट डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल लीडर्स, एक तो श्रीलंका का, दूसरा यूगोस्लाविया का। अब तीसरा डिटरमिनेंट हम बात करें, हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह अब गवर्नमेंट बन गई है किसी मुल्क में, अब इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे देख रही है माइनॉरिटी को। अगर माइनॉरिटी उसके सामने कोई हम यहाँ पर बताएंगे कोई अपना प्रस्ताव रखती है, अपने ख्याल रखती है, तो इसको वहाँ पर गवर्नमेंट शुड अकोमोडेट ऑफ माइनॉरिटीज। वहाँ पर माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना गवर्नमेंट का काम है कि माइनॉरिटीज़ की अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मुश्किलात है, तो वो गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि गवर्नमेंट को इनको एंगेज करना होगा, इनके साथ बात करनी होगी। यहाँ पर गवर्नमेंट को इनको सुप्रेस नहीं करना है।
यहाँ पर नेशनल यूनिटी के नाम पर इनको अगर दबाया जाएगा तो इससे क्या होता है, तो इससे हम कहेंगे कि मुल्क में ऐसे बीज उगते हैं जो मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की इंटीग्रेशन के लिए, यूनिटी के लिए खतरा बन जाते हैं। तो इन हालातों को गवर्नमेंट को यहाँ पर माइनॉरिटी का भी तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसकी बात भी सुननी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर माइनॉरिटी कोई प्रस्ताव रखती है गवर्नमेंट के सामने या माइनॉरिटी में कुछ खदशात है, तो गवर्नमेंट को इनको एंगेज करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फोर्स, अगर गवर्नमेंट ताकत का इस्तेमाल करे तो वो लास्ट ऑप्शन होगा। अगर माइनॉरिटी हद से बाहर जाएगी, कानून को अपने हाथ में लेगी, या कोई सोशल डिवीजन, कोई ग्रुप हुकूमत के खिलाफ जाएगा, वो लाइन ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, तब गवर्नमेंट ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। मगर एंगेज, अगर यहाँ पर डायलॉग्स होंगे गवर्नमेंट और इनके दरमियान में, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा एक बार फिर। यहाँ पर मैं इसमें एग्जांपल लिखा है मैंने श्रीलंका और बेल्जियम का। श्रीलंका में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो माइनॉरिटीज वहाँ पे थी, तमिल्स, इनकी आवाज़ को नहीं सुना, इनकी आवाज़ को इतना ध्यान नहीं दिया, इनके मुतालबात को की तरह तवज्जो नहीं दी। तो नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स हुए, वहाँ पर ऐसे बीच उगे जो बाद में डिवीजन की तरह बढ़ रहे थे। तो इसके बरक्स अगर हम बेल्जियम की बात करेंगे, तो बेल्जियम के वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसने पावर शेयरिंग की इन ग्रुप्स के साथ, जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स वहाँ पर थे, इनके साथ पावर शेयर हुआ। तो नतीजा ये हुआ कि वो मजबूती के साथ वो मिलकर इकट्ठे रहने लगे और तरक्की की और गामजन हुए। अब यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने देखा कि हम में डिफरेंसेस हो सकती है, ऐसी डिफरेंसेस हो सकती है जिनसे मुल्क टूटने का भी खतरा है। लेकिन यहाँ पर इसमें बेहतरीन रोल अदा करते हैं हमारी पॉलिटिक्स हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, वो मुल्क की सालमियत को बरकरार रखते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम है जिस निज़ाम में ये सलाहियत है कि जो भी डिफरेंसेस है, जो भी हम कहेंगे यहाँ पर लोगों में एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत है, उसको ठीक किया जा सकता है। या एक यहाँ पर हम देखते हैं कि मेजॉरिटी अगर रूल कर रही है, तो लेकिन मेजॉरिटी का फ़र्ज़ ये भी है कि माइनॉरिटी को भी अपने साथ ले। माइनॉरिटी का भी ये फ़र्ज़ है कि अपने मेजॉरिटी के साथ रहे, मिलजुल कर रहे। जमहूरियत यही दर्ज देती है कि मिलजुल कर रहना है, वायलेंस को अवॉइड करना है। वायलेंस जब अवॉइड होगी तो तो अमन होगा, नतीजा ये होगा कि मुल्क तरक्की की तरह गामज़न होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आई होप यू अंडरस्टैंड